हेलो, कैसे हो आप लोग? कल का वीडियो आपने सुन लिया होगा। उस पर नोट्स भी बना लिया होगा और उससे मेहनत भी कर रहे होंगे आप। उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसके पीछे मूल उद्देश्य आपको रटाना नहीं होता, अपितु किसी सूचना पर या किसी तथ्य पर एग्जैक्ट बनाना होता है। ठीक है? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू जिसे आप कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? एमसीक्यू या प्री एग्जामिनेशन निकालता कौन है? जो एग्जैक्ट हो। और मेंस एग्जामिनेशन कौन निकालता है? जो परफेक्ट हो। तो इसलिए उसमें दिया गया है। आइए हम लोग पुनः बातचीत करते हैं। आज 6 मई है, मई है, और इस दिन द हिंदू ने एक एडिटोरियल लिखा है और इसके लेखक हैं दुष्यंत दवे। दुष्यंत दवे एक सीनियर एडवोकेट है। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। और वहीं की बार जो एसोसिएशन है उसके हेड भी रहे हैं या प्रेसिडेंट भी रहे। तो ऐसी स्थितियों में बड़े निर्भीक होकर के इन्होंने पेन चलाया है और ये लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। प्रश्न आता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इसका विकास कैसे होता है, कब होता है और कहां होता है और कौन करता है। इतनी सारी बातें आपके सामने आती हैं। तो मैं इस पर चर्चा करने से पहले आपके बीच ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इसकी पहली लाइन अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है कि द नेशन इज इन द ग्रीप ऑफ लोकसभा इलेक्शन। भारत इस समय लोकसभा के चुनाव की चपेट में है। क्लियर? तो जब लोकसभा का चुनाव आया या आता है तो हर पार्टियां करती क्या है? अपना चुनावी घोषणा पत्र प्रकाशित करती हैं, जिसे आप अंग्रेजी के अंदर क्या कह रहे हैं? आप मैनिफेस्टो कह रहे हैं। ठीक? अब देखो, आप ये जिसे आप मैनिफेस्टो कह रहे हैं वो होता क्या है? तो एग्जैक्टली बच्चों, मैनिफेस्टो क्या है? किसी भी जो मान्यता प्राप्त दल होता है, पार्टी होती है, उसकी इच्छाओं का एक दस्तावेज होता है। क्लियर? उसका संकल्प होता है। क्लियर? कि जब वो सत्ता में आएगी तो अपने देश के नागरिकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को कैसे पूरा करेगी। क्लियर? इसी को हम मैनिफेस्टो कहते हैं। क्लियर? तो इस बार कांग्रेस, जिसे आज आप इंडिया के नाम से कह सकते हैं, मतलब इंडिया क्या है? एक कोलैबोरेशन ऑफ द पार्टीज है। पार्टियों का बहुत लोग मिलजुल करके, गांठ जोड़ करके इसे बनाए हुए हैं, लेकिन वह प्रीडोमिनेटेड है किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। इसलिए ये जो मैनिफेस्टो है उसे इंडिया का भी आप कह सकते हैं और कांग्रेस का भी कह सकते हैं। तो अब आप जरा देखिए
कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था वह जनता नहीं जान पाती उस तरह से जितना कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों को बता दिया। क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अपनी अच्छाइयों के लिए वो प्रसिद्ध नहीं हुआ, ठीक है, जो उसकी अच्छाइयां हैं उसके कारण वो लोकप्रिय नहीं हो रहा है। अपितु प्रधानमंत्री जी ने एक उसमें शब्द लिखा गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द को प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से व्याख्या कर दिया कि वह बदनाम होते हुए भी यह मैनिफेस्टो नाम वाला बन गया। कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेंटली स्टेटमेंट, उनका प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा है कि कांग्रेस वांट टू टेक अवे प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग गोल्ड एंड मंगलसूत्र फ्रॉम द पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटीज कम्युनिटीज। मतलब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो वह एक काम करेगी। जो लोग हैं यहाँ पर, आप समझ रहे हैं लोगों से, मतलब ये जो मैं उनके कहने का मतलब ये है कि माइनॉरिटीज के अलग जो वर्ग है, मतलब गैर माइनॉरिटीज पर हैवी टैक्स लगा देगी। उनके घरों में जो सोना रखा है, गोल्ड रखे हैं, आभूषण रखे हैं, यहां तक कि स्त्रियों का जो मंगलसूत्र है उसे भी वह उनसे ले लेगी और ले करके किस में बांट देगी? माइनॉरिटीज में बांट देगी। तो मंगलसूत्र कौन पहनता है? हिंदू पहनते हैं। क्लियर? तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा करके एक विवाद को जन्म दे दिया। और यहां इतना बड़ा विवाद क्यों हो गया? द प्राइम मिनिस्टर हु इज द लीडर ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मुखिया हैं और उनके द्वारा कही गई बातें दूर तक तो जाएंगी ही जाएंगी। लेकिन अब प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री जी ने यह कहां से ले लिया? क्योंकि नीचे लिखा है द कंटेंट्स ऑफ टू मैनिफेस्टोज, मतलब कांग्रेस और बीजेपी की मैनिफेस्टोज को इन्होंने यहां लिखा हुआ है। क्लियर? और ये बताते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है और बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या है। क्लियर? आप समझ गए होंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को यदि देखा जाए, ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें क्या लिखा गया, तो आप याद रखिएगा, कांग्रेस का टोटल मैनिफेस्टो अगर हम उस पर एक एनालिसिस करें, एक सूक्ष्म दृष्टि डालें, तो कांग्रेस के टोटल मैनिफेस्टो में केवल दो चीजें हैं। एक प्रियम्बल झलकता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना झलकती है, और दूसरी चीज, ठीक है, डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व की इसमें झलक है। जैसे देखिए, वो इक्विटी की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, रिलीजियस की बात करते हैं, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात इसमें की गई है। ठीक है, सीनियर सिटीजन पर्सन्स की बात की गई है, और जो डिसेबल लोग हैं, डिसेबल्ड लोग मतलब दिव्यांग लोग हैं, उनकी बात की गई है, और इनकी भी बात की गई है, जो लेस्बियन हैं, जो गे हैं, जो बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, इन सब की बात भी उन्होंने किया है कि हम सत्ता में आने के बाद इनको क्या देंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्होंने यूथ की बात किया है, तो यूथ के लिए उन्होंने जॉब, नौकरी देने की बात की है,
पढ़ाई की बात किया है, उनको सुविधाएं, खेलने की सुविधाओं की बात किया है, वोमेन की बात किया है, और वोमेन में तमाम इन्होंने एम्पावरमेंट के लिए कई योजनाओं को प्रारंभ करने का, ठीक है, अपनी इच्छा व्यक्त की है। फार्मर्स के लिए उन्होंने बात किया है, फिशिंग और फिशिंग कम्युनिटीज के लिए बात किया है, वर्कर के लिए बात किया है, एंटी करप्शन, आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज, इकोनॉमी, इकोनॉमिकल पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बातचीत किया है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि यहां पर कहीं पर तो ये लिखा नहीं है कि हम हिंदुओं के घरों को या अन्य जो गैर मुसलमान हैं उनके घरों से संपत्तियों को छीन लेंगे, उनका सोना निकाल लेंगे, उनका मंगलसूत्र निकाल करके और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा, ठीक है। तो कांग्रेस ने जो अपना संकल्प पत्र था या मैनिफेस्टो है, उसका नाम ये देखिए लिखा हुआ है, ये न्याय पत्र, क्लियर, न्याय पत्र लिखा उन्होंने, क्लियर। और न्याय पत्र में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो ये जितनी बातें आप देख रहे हैं यह, ठीक है, कहाँ है, तो आप कहेंगे सर प्रियम्बल में है। वह प्रियम्बल में क्या कहता है? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस देने की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात करता है। यही बात तो है यहाँ। फिर इसके बाद आर्टिकल 38, 39 और 46 की भी बातें करता है वो, आइए देखते हैं, ठीक है। इसमें तो ऐसी स्थिति में ये प्रधानमंत्री जी द्वारा यह स्टेटमेंट देना, ठीक है, थोड़ा विवाद को जन्म देता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि दुष्यंत दवे सर का कहना है कि देखिए आर्टिकल 38 की देखिए इन्होंने व्याख्या कर दिया, यहां पर आर्टिकल 38 को ले लिया है। 38 पर इन्होंने कहा है, ये देखिए कि आर्टिकल 38 empowers the state to secure social order for the promotion of welfare of the people and to strive to minimize the inequalities in income। आर्टिकल 38 में कह रहा है कि राज्य या स्टेट क्या करेगा, आय की जो असमानता है उसको कम करने की कोशिश करेगा, ठीक, क्लियर। अब दूसरी बात, आर्टिकल 46 की बात इन्होंने किया है यहां, और इन्होंने लिखा है कि आर्टिकल 46 प्रोवाइड्स for the promotion of educational and economical interest of the weaker section of the people, in a particular of the scheduled caste and the scheduled tribes। आर्टिकल 46 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 46 भी यही कहता है कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, जिसमें एससी है, मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ठीक है, तो इनके विकास के लिए वो कार्य करेंगे। कहाँ पर विकास करना है? तो वो कह रहे हैं कि एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है, जो वीकर सेक्शन है उसके लिए ये इनकी नीतियां बनेंगी, ठीक है, क्लियर। अब सवाल यहाँ पर है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन अब प्रश्न आता है कि हम भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें क्या है, बहुत ही आक्रोश से, आप कह सकते हैं कि आक्रामक होकर, एग्रेसिव होकर के, ठीक है, एक बात कही गई है कि 44 को लागू करने की बात की गई है। आर्टिकल 44, ये आर्टिकल 44 क्या है? तो आप कहेंगे सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो यही बात तो कांग्रेस भी कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ही तो कर रही है कांग्रेस। जब वो कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है भाई, सबको समानता की बात कर रहे हैं ना, समान व्यवहार करने की बात कर रहे हैं ना, ठीक है।
लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं जैसा लोग समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये फौजदारी के मामले की बात करता है, लेकिन आम आदमी यही सोचता है कि सबको समान कर दिया जाएगा, हर तरह से समान कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, उसकी चर्चा हम लोग अलग से कर लेंगे, ठीक है। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो हम समझते हैं कि सबको समान कर दिया जाएगा, समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। कि सिविल कोड का मतलब है एग्जैक्टली जो क्रिमिनल लॉ है उसमें चेंज करना, ठीक है, क्लियर। तो अब यहां आपने समझ लिया इसको। तो यहां पर आप देखेंगे कि बीजेपी भी यही बात कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रही है, लेकिन जो बीजेपी का सेंस है वो समता की बात करना है, ठीक है, या जो लेखक लिख रहा है वो भी समता की बात कर रहा है। तो इस तरह से समता की बात तो कांग्रेस ने भी किया है। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड द बीजेपी शुड नॉट हैव एनी रिजर्वेशन। हाँ, एक बात आप और याद रखिएगा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि वो कास्ट बेस्ड जनगणना कराएगी या सेंसस कराएगी, ठीक है। प्रधानमंत्री जी और उनकी बीजेपी इसका विरोध करती है और वो कहती है कि इससे जो कास्टिज्म है ये फैलेगा, ठीक है, ये बात भी वो कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए, ये इनके जो मैनिफेस्टो का नाम है, पहली बात तो आप याद रखिएगा कि कांग्रेस या इंडिया का मैनिफेस्टो है न्याय पत्र, और इनके मैनिफेस्टो का नाम है, बीजेपी के मैनिफेस्टो का नाम है संकल्प पत्र। ठीक है, तो संकल्प पत्र में इन्होंने लिखा क्या है, बीजेपी ने लिखा क्या है? उन्होंने अपने 10 वर्षों में जो उनका डेवलपमेंट हुआ है, जो उन्होंने सुशासन का कार्य किया है, ठीक है, उसको उन्होंने लिखा है, ठीक है। गरीब परिवारों के लिए उनकी जो योजनाएं हैं उसको उन्होंने बताया है। फिर इसके बाद इन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 80 करोड़ जो नागरिक हैं उनको, ठीक है, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज दिया है। और फिर कह रहा आल्सो सेज द पार्टी एम्पावर्ड सिटीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया है, 34 लाख करोड़ रुपए जो है ये डायरेक्टली किसके अकाउंट में डाला है, तो उनका कहना है कि जो पुअर सिटीजन्स हैं उनके डाला है, उनके पैकेट में डाला है। फिर इनका और भी कहना है कि 5 लाख जो है अंत्योदय आयुष्मान भारत के तहत इन्होंने क्या किया है, मेडिकल फैसिलिटीज दिया है। 4 करोड़ फैमिलियों को आपने क्या दिया है, हाउस दिया है, पीएम आवास योजना के तहत हाउस दिया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ये सब कुछ आप भी कर रहे हो, जनता को दे रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि जो इकोनॉमिकल एंड सोशल जो गैप है उसको आप समाप्त करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक। कांग्रेस भी वही करना चाहती है, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में अब प्रश्न आता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ठीक है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है और चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अब हम उसकी बात करते हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है यह बनाया क्यों जाता है, क्लियर। तो एग्जैक्टली कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन बनाता है वो बनाता कैसे है? तो आप याद रखिएगा कि 1900, या पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बनाता कैसे है। तो आप कहोगे कि जितनी भी मान्यता प्राप्त पार्टियां होती हैं, ठीक है, उन मान्यता प्राप्त पार्टियों के जो अध्यक्ष होते हैं या अध्यक्षों के जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि कोई भी हो सकता है, तो उन प्रतिनिधियों के बीच में बैठ करके वह एक आचरण संहिता निर्मित करता है
और उम्मीद करता है कि आप इसे पालन करेंगे। ठीक है, परंतु इस आचार संहिता के पीछे कोई लॉ नहीं है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ठीक है, और एग्जैक्टली इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बनाने के मूल में उद्देश्य है सत्ता पक्ष से विपक्ष को बचाना, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता है वह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मनचाहा प्रयोग कर सकता है। इसलिए सभी लोग इक्वल हो जाएं और इक्वल लेवल पर आकर के प्ले करें गेम को, इसलिए ठीक है कोड ऑफ कंडक्ट निर्मित किए जाते हैं। ठीक, लेकिन इस कोड ऑफ कंडक्ट के पीछे कोई कानूनी आधार नहीं है। क्लियर? अब यहां पर देखिए, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था, एक मुकदमा आया था, सुब्रमण्यम का केस आया था। और ठीक है, हाँ ये लिखा हुआ है इन सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स का ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लॉन्च किया गया था 2013 में। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे ठाकुर साहब, जस्टिस ठाकुर, तो जस्टिस ठाकुर ने कहा कि सॉरी, हमें अफसोस है कि हमारे पास कोई कानून नहीं है। ठीक है, क्लियर? और उसके बाद उन्होंने एक काम किया था कि चुनाव आयोग को या ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि वह एक कोड ऑफ कंडक्ट को निर्मित करें। ठीक है, तो फिर ये कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने बनाया था, 2014 में बना था और सभी पार्टियों ने मिल करके उसे बनवाया था। ठीक है, लेकिन अब यहां आप देखिएगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्देश दिया था वो किस एक्ट के तहत दिया था? तो वो एक्ट है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, और उसमें सेक्शन है 123, उसी के तहत इन्होंने ये निर्णय दिया था। तो लेकिन जो 2024 का चुनाव है उसमें कोड ऑफ कंडक्ट या एमसीसी की घोषणा 16 मार्च 2024 को हुई थी। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ठीक है यहां पर मजाक उड़ाया जा रहा था, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट की जो धाराएं हैं उसका एक के बाद एक करके सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसका उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन जो ईसीआई है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हताश बन करके रह गया है। ठीक है, अब प्रश्न आता है उसकी हताशा का कारण क्या है? तो उसकी हताशा का कारण है उसकी संरचना। क्योंकि देखिए उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, विपक्ष में लोकसभा का नेता करता है, और प्रधानमंत्री जिस मंत्री को चाहें अपने साथी को उसको कर ले, तो बहुमत तो प्रधानमंत्री जी का पहले से ही हो गया, क्योंकि उनका साथी उनका विरोध नहीं कर सकता और विपक्ष का नेता तो एक मेयरली एक टॉय बन के रह जाता है। जबकि 23 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इसमें 3 लोग को होना चाहिए, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज आप देखने को पा रहे हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं से हताश होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब यहां एक प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा करके ठीक है कुछ अच्छा किया या बुरा किया वो तो वो जाने और आप जाने, आपको निर्णय लेना है पूरे मैटर को देखने के बाद। और मेरा तो काम ये है कि जो दुष्यंत दवे साहब ने कहा है
उसको आपके बीच में पहुंचा देना। क्लियर? अब आप और अच्छा कर जाएं, ठीक है। इसके लिए हमने इस पर कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं, आप उसे देख लीजिए, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये चीजें हमने आपको बता दिया कि देखिए ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का नाम है न्याय पत्र, ठीक है। और यहां नीचे लिखा गया है बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है उसका नाम है संकल्प पत्र, ठीक है। बस इससे ज्यादा इसमें जरूरत आपको नहीं है। फिर हम सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड में ये कुछ सूचनाएं दी गई हैं जिसे आप चाहे तो याद कर सकते हैं। पहली चीज, भ्रष्ट आचरण का निर्धारण। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक श्रृंखला में अपने निर्णय की एक श्रृंखला में कहा था कि धार्मिक प्रकृति के भाषणों को लुभाने के लिए यदि कोई प्रयोग करता है तो वह भ्रष्ट आचरण का प्रतीक होगा। उन्होंने कई मामलों में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर चुनाव की प्रक्रिया में किसी को भूमिका निभाने की अनुमति नहीं दिया है, ठीक है। मतलब चुनाव आयोग के अनुसार या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार भ्रष्ट आचरण का निर्धारण कैसे होगा, तो उसमें कहा गया है कि देखिए धर्म के आधार पर, नस्ल, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर चुनाव में किसी को लाभ लेने की व्यवस्था नहीं दी जाएगी, किसी को यह अवसर नहीं दिया जाएगा, ठीक। दूसरी बात, मॉडल आचार संहिता का उल्लंघन। प्रधानमंत्री के बयानों का आरोप है कि वे आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके बयानों में धार्मिक प्रकृति के भाषणों का उल्लेख किया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर वो भ्रष्ट आचरण में आता है, ठीक। अब देखिए यहां हमें थोड़ी सी बात रुकनी है और आपके बीच में कहना है। देखिए जो प्रधानमंत्री होता है यह देश का नेता होता है, उसके जो कार्य होते हैं वो आदर्श बन जाते हैं, हमारे लिए वो नजीर बनते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री ही क्यों, विपक्ष के नेता या कोई भी बड़ा नेता वो हमारे लिए नजीर बनता है। इसलिए याद रखिएगा कि इन सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोगों को से आशाएं की जाती हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे उम्मीद की जाती है कि वह ऐसे आचरण का प्रयोग करे ताकि जनता उसका पालन करे, उससे नसीहत ले, उससे नजीर बनाए, ठीक है। तो इससे बचने की कोशिश करना चाहिए। अब आचार संहिता के पालन का महत्व क्या है, तो आप कहिएगा, ठीक है, अगर आप आचार संहिता का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, तो लोकतंत्र क्या बन जाएगा, एक खिलौना बन के रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे नेताओं को, कानून के अभाव में भी हमारे नेताओं को चाहिए, जो हमारी लीडरशिप है उसको चाहिए कि वह अपने ऊपर खुद का अनुशासन लागू करे। क्लियर? ठीक है। और चुनाव आयोग की असफलता, चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल हो रही है। मैंने आपको बताया इसका कारण क्या है, आप कहेंगे उसकी संरचना में दोष। और जब आपको सुझाव पूछा जाए लिखने के लिए मेंस में, तो आप कहेंगे कि इसकी संरचना में हमें पुनर्विचार करना होगा और इस तरह से करना होगा ताकि वह एक रियल में ऑटोनॉमस बॉडी बन के कार्य करे। ठीक है, ये फिर वही चीज अंग्रेजी में लिखी गई है। ठीक है, अब अगली बात है, कुछ क्वेश्चन हमने बना दिया है, आप अच्छा कर लें। ठीक है, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने किसे भ्रष्ट आचरण के रूप में माना? ठीक है, 1996 में सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का भी प्रश्न चल रहा था, वो भी ईवीएम को भी वो अवैध ठहरा रही थी और वो कह रही थी कि नहीं भाई ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं है, हमारे कानून के अंदर ईवीएम नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन उसी समय उन्होंने ये फैसले में कहा था कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने किसे भ्रष्ट आचरण के रूप में देखा था, तो आप याद रखिएगा
उन्होंने धार्मिक प्रकृति के जितने भी भाषण हैं उनको गलत माना था और कहा था कि ये भ्रष्ट आचरण है। ठीक है, क्योंकि धर्म को कभी भी आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। एग्जैक्टली हमारे पास एक बहुत बड़ा अनुभव है धर्म को लेकर के, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अखंड भारत था वो खंड खंड हुआ। क्यों खंड खंड हुआ? तो आप कह सकते हैं यही धर्म है और संप्रदाय है। और मैंने इसके पहले भी आपसे कहा था कि दुनिया को इससे बचना होगा, क्योंकि दुनिया में राजनीतिक युद्धों ने उतनी ज्यादा मानव का या मानवता का खून नहीं पिया है जितना कि अकेले धर्म संघर्षों ने, धर्म युद्धों ने पिया है। ठीक है, तो ये चीजें संवेदनात्मक होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं, इसलिए इसमें कभी भी धार्मिक प्रश्न से कभी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और यही कारण था कि भारतीय संविधान में, ठीक है, 42 अमेंडमेंट, जहां तक मैं याद कर सकता हूं 42 ही होना चाहिए, 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में, ठीक है, सेकुलर शब्द लाया गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द लाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मूल संविधान था उसमें नहीं था। बी आर अम्बेडकर ने या उनके साथी विद्वान जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने भी इसका उल्लेख किया था, क्योंकि जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहां उन्होंने लिखा है। ठीक है, हाँ, अब 1976 में या 42 अमेंडमेंट में इसे क्यों लाया गया, तो आप कहेंगे उन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लाया गया। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता तो भारत के संविधान की आत्मा में बहती है, बसती है। प्रस्तावना को आप ध्यान से पढ़िएगा, वहां लिखा है। ठीक है, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। जो स्वतंत्रता दे रहा है उसमें धर्म की उपासना भी अपना एक स्वतंत्रता है। किसी को अपना धर्म, ठीक है, पालन करने और उसके अनुसार जो भी क्रियाकर्म होते हैं उसे करने की स्वतंत्रता देता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट या अन्य जो हमारे मनीषी रहे हैं उन्होंने धर्म से किसी को कभी भी खेलने की अनुमति नहीं दिया है। ठीक, अब ये भी आपका हो गया, मतलब धार्मिक प्रकृति के भाषण बी। अब हम देखते हैं, कह रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्रिटिसिज्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स अगेंस्ट द अपोजिशन एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज। विपक्ष और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रधानमंत्री की निंदा के पीछे का कारण क्या है? ठीक है, तो कह रहा है कि उन्हें अपने वोटों की परवाह नहीं है, उनके पास सकारात्मक मुद्दा नहीं है। ठीक है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, ठीक है, कि सकारात्मक मुद्दा नहीं है। ठीक है, ये तो अति हो जाएगी। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि उनके बयान से आचार संहिता का उल्लंघन जरूर हुआ है। क्लियर? अब अगली बातें कर सकते हैं, विपक्ष और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रधानमंत्री की निंदा क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित की गई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है? किसके आधार पर है? परिचित उल्लंघन है, लेकिन अगर उल्लंघन है तो उसका आधार क्या है? तो ये देखिए दिया होगा, ये देखिए पहले दिया है, धार्मिक प्रकृति के भाषणों से होता है, रिलीजियस स्पीचेज के कारण होता है। अब 7th आइए, सुप्रीम कोर्ट ने किस धारा की व्याख्या की जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर अपील को भ्रष्ट आचरण के रूप में माना गया है? यहां मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में, ठीक है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट 1951 में एक धारा है 123, ठीक है, इसी धारा 123 का प्रयोग करते हुए, ठीक है, ये कहा था कि धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर, ठीक है, आप आचरण नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले ही कि जो हमारा मूल संविधान है, ठीक है, जिसे 1950 में लागू किया गया है,
ठीक है, 1949 में जो बना है, ठीक है, वो जो हमारा संविधान है बन के तैयार हुआ 1949 में, जिसे लागू 1950 में किया गया था 26 तारीख को, 26 जनवरी को, उसमें भी यह धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट या सेकुलर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। वैसे धर्मनिरपेक्षता शब्द एक अव्यवहारिक शब्द है और गलत शब्द है, आपको ऑलवेज पंथ निरपेक्ष कहना चाहिए, ठीक है, क्लियर। लेकिन व्यवहार में लोग धर्म कह रहे हैं, आप चला सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए आप पंथ निरपेक्ष ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपने इसका आंसर कर लिया 123। अब देखिए आपका ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक। और मैं सोचता हूं कि इतना व्यापक मैटर उस टॉपिक पर पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है, और इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। अब यहां दूसरा टॉपिक है, मेक द पुअर रिचर विदाउट मेकिंग द रिच पुअरर, ठीक। इसका मतलब क्या है कि गरीब अमीर को गरीब ना बनाइए, अमीर को गरीब मत बनाइए, अपितु गरीब को अमीर बनाइए, ठीक। ये कौन कह रहा है, कौन लोग हैं ये? तो आप कहेंगे कि साहब ये देखिए, आप फोटो देख रहे होंगे, ये है प्रवीण चक्रवर्ती, ठीक। और प्रवीण चक्रवर्ती जी क्या है? तो आप ये कह दीजिए कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो बन रहा था या बना है, उसके एक सदस्य हैं, उसको बनाने वाले में शामिल है ये, ठीक है। तो आप चक्रवर्ती सर क्या कह रहे हैं? Since the Congress party released its election manifesto on April 5, कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था, चुनाव घोषणा पत्र बनाया था, उसकी घोषणा उन्होंने कब किया था? 5 अप्रैल को किया था। फिर कह रहे हैं कि द वर्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि जो इसमें शब्द का प्रयोग किया गया रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द ही, ठीक है, क्या हो रहा है? यह इसे बदनाम कर जाता है या नाम कर देता है, ठीक है। शायद इतना नाम कभी ना होता कांग्रेस के मैनिफेस्टो का, कांग्रेस की जो बातें की गई, आम आदमी भी जिसे नहीं पढ़ता उसने भी पढ़ के देखा कि भैया कहाँ लिखा है जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं गोल्ड एंड मंगलसूत्र को वो किस प्रकार से ले लेंगे, ठीक है, कांग्रेस के लोग ले लेंगे। तो ये सब चीजें नहीं, शायद लोग ना जान पाते। अब इसके अंदर देखिए, सीधी सी बात आप याद रखिएगा कि इस पूरे लेख के अंतर्गत जो पूरा ये है एडिटोरियल का ही पार्ट है, ये भी इसके अंदर शायद एडिटोरियल का, हाँ एडिटोरियल का ही पार्ट होना चाहिए, मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पा रहा हूं, द हिंदू का। अब इसके अंदर देखिए एक बात है कि देखिए भारत में अमीरी और गरीबी के बीच में जो एक अंतर है ये बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली ये अंतर केवल भारत में नहीं है, ठीक है। अपितु ये कह रहे हैं कि नेवरदलेस दिस हैज ट्रिगर्ड इन ए फ्यूरियस पब्लिक डिबेट ओवर इंडिया इन inequalities and the idea of redistribution of bridge the gap between the haves and have nots, मतलब जिनके पास हैव्स है और जिनके पास हैव्स नहीं है, मतलब जो अमीर हैं और जो गरीब हैं, उनके बीच जो ये अंतर स्थापित हो रहा है, उसका कहना है कि ये अंतर जो है केवल इंडिया में ही नहीं है, बल्कि इनका ये कहना है कि बट, ठीक है, ये कहाँ है? तो ये कह रहे हैं अक्रॉस वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया में है। 10 साल में, ठीक है, पूरी दुनिया में अमीरी और गरीबी के बीच में अंतर बहुत बड़े हैं, ठीक। अब प्रश्न आता है कि द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर कैन बी ब्रिज्ड आइदर मेकिंग द रिच पुअरर और द पुअरर रिचर। तो इनका ये कहना है कि भाई इस गरीबी और अमीरी के अंतर को कैसे आप खत्म कर सकते हो?
तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, या तो आप अमीर को गरीब बना दो या गरीब को अमीर बना दो या दोनों ही कर दो, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको याद रखना होगा कि इसके पीछे ये किसको उत्तरदायी बता रहे हैं, कैसे गरीबी को यहां से खत्म करेंगे और अमीरी को कैसे लाएंगे, ठीक है, क्लियर। जाहिर सी बात है कि आपको संदेश मिल रहा होगा कि यह कांग्रेस के मैनिफेस्टो के निर्माता लोगों में से शामिल है। तो आइए ये क्या कहना चाहते हैं इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं जिससे आप अच्छा कर लें। तो आप अच्छा करें इसके लिए आप ये देखिए, गरीबी का कारण और समाधान, ठीक है, उसी मैटर को जो कि आपका दिया गया है उसको हमने आपकी भाषा में बताने की कोशिश किया है, ठीक है, ताकि आप समझ लें। तो देखिए गरीबी का कारण और उसका समाधान क्या है। तो आप देखिए ये लिखा है इनहेरिटेंस टैक्स, इसे क्यों लगाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा कि इनहेरिटेंस टैक्स है क्या। तो ये देखिए लिखा है कि अमीर घरों में जन्म लेकर के कुछ लोग जन्म से अमीर हो जाते हैं, ठीक, और गरीब घरों में जन्म लेकर के कुछ लोग जन्म से ही गरीब होते हैं। एट वंस वन डे आपने जिस घर में जन्म लिया वही आप बन जाते हैं। अमीर घर में जन्म लिए तो भाई अमीर बन गए, गरीब घर में जन्म लिए तो गरीब है। तो कहते हैं अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अमीर इसका विरोध करेगा, ठीक है, किसका विरोध करेगा, ठीक है। अब यहां यह प्रश्न उठता है कि अगर अमीरों पर यह टैक्स लगा दिया जाए, कौन सा टैक्स, तो कह रहा है कि अगर हम इनहेरिटेंस टैक्स को लगा दें, ठीक है, क्लियर, उत्तराधिकार का कर लगा दें, टैक्स लगा दें, ठीक है, तो इसका विरोध वह अमीर व्यक्ति कर देगा। क्यों कर देगा भाई, कर अगर लगाया जा रहा है तो क्यों विरोध करेगा, क्योंकि उसका तर्क होगा कि उसकी गलती क्या है कि वह अमीर घर में पैदा हुआ है, और अमीर हमारे घर की अमीरी का कारण क्या है, वो ये प्रश्न पूछ देगा। और ये एक नैतिक बल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि वो गलत पूछ रहा है कि मेरा क्या दोष है कि मैं अमीर घर में पैदा हुआ, क्या मेरे पूर्वज ने कुछ अलग नहीं किया था लोगों से तभी तो वो अमीर हुए, ठीक है। तो अब प्रश्न आता है कि वह उसके पूर्वजों ने क्या किया, तो बताएगा कि उसके पूर्वजों ने श्रम किया है, पूंजी लगाई है, और उस पूंजी की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने बहुत से प्रक्रिया और प्रोसेस का प्रयोग किया होगा, ठीक है, तब उनके पास ये अमीरी आई है, ठीक है। इस प्रकार से यह नैतिक दृष्टिकोण से यह गलत नहीं लगता, गलत नहीं है, गलत नहीं है उनकी। लेकिन अब फिर कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि यह तो गलत है ना कि अमीरों से धन लेकर हम गरीबों को दे दें, ठीक है, ये भी तो ठीक नहीं है, क्लियर। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आप इतिहास से जुड़े हों या जुड़े, भाई इतिहास तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आईएएस या पीसीएस या किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे सब्जी बिना आलू की अच्छी नहीं लगती, वैसे कंपटीशन इतिहास के बिना अधूरा होता है, क्योंकि इतिहास अगर नहीं जानते आप तो खुद को नहीं जानते, क्योंकि इतिहास है क्या, क्योंकि मैं आज हूं क्योंकि मैं कल था। इसका मतलब इतिहास की उत्पत्ति कहां से हो रही है, मैं आज हूं क्योंकि मैं कल था। इसका मतलब आज से पूर्व जो बीता हुआ घटनाओं का चक्र है, उन्हीं का समुच्चय ही इतिहास है, क्लियर।
अब इसे सोचने का तरीका आपको चेंज होना चाहिए, एकदम अलग होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अलग नहीं सोच सकते, अलग नहीं लिखेंगे, अलग नहीं करेंगे, तो आप अलग हो ही नहीं सकते। और जो अलग नहीं है वह, ठीक है, कैसे चैन ले लेगा? तो इसलिए आप याद रखिएगा, एक बड़ी बात मैंने आपसे कहा कि जैसे लुई पास्चर ने कहा था कि जीवों की उत्पत्ति अपने पूर्व जीवों से होती है, वैसे आज की उत्पत्ति अपने पूर्व के दिनों से होती है, पूर्व के घटनाओं से होती है। ठीक है, और ठीक है, जो आज है वो कल था, और जो आज है वो कल होगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, इतिहास को भी आपने समझ लिया होगा। इसका मतलब बिना इतिहास को जाने बिना व्यक्ति खुद को नहीं जान सकता। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि 1969 संभवतः है जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती गांधी थी, तब उन्होंने प्रिवी पर्स ला करके, और जो यहाँ के बड़े बड़े स्टेट थे, उनके बैंकर्स थे, उनकी जो है जो संपत्ति थी उसको उन्होंने संग्रह किया था, और उसी समय उन्होंने 14 बैंकों का नेशनलाइज्ड या राष्ट्रीयकरण भी किया था। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आता है वेल्थ टैक्स। तो ये वेल्थ टैक्स किस पर लगता है? तो देखिए वेल्थ टैक्स जो होता है वो कंपनियों पर लगता है। ठीक है, कारपोरेट पर लगता है, और इसमें यह है कि हम कंपनियों पर वेल्थ टैक्स लगा दें। ठीक, और वेल्थ टैक्स लगा करके हम क्या करें कि वो जो हमारे सरकार के पास जो पैसा आएगा, उस पैसे से हम क्या करें, गरीबों को सब्सिडी दे दें। ठीक है, नलकूप लगाना है, ट्रैक्टर खरीदना है, या कोई चीज करनी है, वह हम अपने नागरिकों को सब्सिडाइज्ड रेट पर दे दें। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा इसका एक नेगेटिव होगा। इसका एक नेगेटिव ये होगा कि जब हम कारपोरेट पर वेल्थ टैक्स लगा देंगे, तो ठीक है लगा दीजिए आप, तो लगाने का इम्पैक्ट क्या होगा? एक तो जो कारपोरेट हैं, घराने हैं, ये करेंगे क्या? टैक्स की चोरी करेंगे। खैर छोड़िए उसको भी, अगर वो टैक्स देती भी हैं, मान लीजिए चोरी नहीं करते, टैक्स देते भी हैं, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो देखो एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। जब वो टैक्स सरकार को देंगे तो उनके पास उनकी निजी बचत क्या होगी? कम हो जाएगी, और जब बचत कम हो जाएगी, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट किसका करेंगे? और जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है नए उद्योग कहां से आएंगे? ठीक है, क्लियर? नए प्रतिष्ठान कहां से बनेंगे? नए ट्रांसपोर्ट कैसे आएंगे? ठीक है, नए अन्य जितनी भी चीजें हैं उत्पादन के, उनका निर्माण कैसे होगा? और जब ये सब कुछ नहीं होगा तो रोजगार कहां से आएगा? ठीक है, तो अब जब रोजगार नहीं आएगा तो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो परिणाम क्या आएगा? लोग पुनः जहां है वहां भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब पुनः अमीरी और गरीबी में, ठीक है, अंतर एक स्थापित होता है या होगा। अब इसके बाद एक चीज देखिए, इसके बाद हम चलें तो एक और टॉपिक आता है। ठीक है, टैक्सेशन। तो बच्चों हमें एक चीज याद रखना है कि जो भारत में टैक्सेशन है या दुनिया में कहीं पर भी टैक्सेशन है, वह दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट टैक्स जो आप सीधे देते हैं और इनडायरेक्ट जो आप सेवा के बदले देते हैं, तो आप याद रखिए कि डायरेक्ट टैक्स सदैव अमीर आदमी देता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो उपभोक्ता देता है वो
वह उपभोक्ता कोई भी हो सकता है, अमीर भी होता है, गरीब भी होता है, लेकिन ज्यादा संख्या किसकी है? गरीब की है और मध्य वर्ग की है। ठीक है, क्लियर? तो आप याद रखिएगा कि अमीरों को पे आपने डायरेक्ट टैक्स लगाया, तो उस डायरेक्ट टैक्स से जो हमको आय प्राप्त होती है वह रुपए में केवल 36 पैसे होती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स जिसे आप लोअर क्लास से वसूल रहे हो, जिसे आप मिडिल क्लास से वसूल रहे हो, वह 64% होती है। ठीक, इसका मतलब हमें इस पे कुछ सोचना होगा, विचार करना होगा, नया कोई नियम बनाना होगा। ठीक है, कि जो टैक्स देने की स्थिति में होता है वास्तव में वो टैक्स नहीं चुकाता है, जितना चुकाना चाहिए उसे नहीं चुकाना। वैसे इस वर्ष को अगर छोड़ दिया जाए तो अभी तक डायरेक्ट टैक्स से आय नहीं आई थी, इतनी नहीं आई थी जितनी इस बार आई। ठीक है, तो अब आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो आय आती है वह इनडायरेक्ट टैक्स से आती है। जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, ठीक है, हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हो जाता है कि हमसे जीएसटी नहीं लेंगे आप। ठीक है, लेंगे ना। ठीक है, अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट, गरीबी को हटाने का या गरीबी को मिटाने का। एक और है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये क्या होता है? देखिए, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो दो तरीके से आप लीजिए, एक अप से एक लो से। ठीक है, तो देखिए अगर हम लो से बात करें तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ती जाती है, ठीक है, वैसे वैसे हमारे पास नौकरी उत्पन्न होती है। जब लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी से इनकम आती है, और जब इनकम आएगी तो संपदा, प्रॉस्पेरिटी, अमीरी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं ना, 1 2 3। जॉब आया, जॉब से इनकम आई, इनकम से प्रॉस्पेरिटी आई, और इसी को कहा जाता है, ठीक है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तीन चीजें हैं ना। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, ये इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है? तो ये कर क्या रही है कि सरकार कारपोरेट घरानों पर ये टैक्स कम लगा रही है। ठीक है, क्यों टैक्स कम लगा रही है? और लेकिन जो गरीब लोग हैं, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, और गरीब व्यक्ति है, उससे जीएसटी में कोई कमी नहीं करती, वो जीएसटी चुका ही रहा है। अब सवाल यहां है कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है? सरकार का ऐसा करने के पीछे मंशा क्या है? क्योंकि सरकार ये मानती है कि जब कारपोरेट घरानों पर टैक्स कम होगा तो उसका मतलब उनके पास बचत मैक्सिमम होगी, और जब बचत मैक्सिमम होगी तो उस मैक्सिमम का प्रयोग वो किस में करेंगे? उद्योग धंधों को स्थापित करने में करेंगे, रोजगार उत्पन्न होगा। फिर जब रोजगार उत्पन्न होगा तो फिर कह रहा है कि वही चीजें आ जाएंगी, ट्रिकल डाउन थ्योरी वाली आ जाएगी, जॉब्स आएगा, इनकम आएगी और प्रॉस्पेरिटी आएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ हो नहीं पाया, या और सरकार असफल हो गई। ठीक, अब भारत में गरीबी का एक और भी कारण है, इम्बैलेंस टैक्सेशन। अभी हमने यहां बताया था, इसके बताने की जरूरत नहीं रह गई। गरीबों से ज्यादा टैक्स वसूला जाता है जबकि अमीरों पर कम। ठीक, अब अगली बातें हम करते हैं। देखिए, आप इसे याद रखिएगा, आप इसे लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? नोट्स बना लीजिएगा इस पर। देखिए, इसमें कह रहा है कि अमीरी और गरीबी के बीच समता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय हैं। ठीक है, मतलब वेरियस मेजर्स हैव बीन सजेस्टेड टू अचीव इक्वलिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज।
ठीक है। तो अमीरी और गरीबी के बीच समानता प्राप्त करने के लिए, इक्वलिटी प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? तो वो कह रहा है कि फर्स्ट सर हम प्रोग्रेसिव टैक्स को लगा देंगे, प्रगतिशील कर प्रणाली का प्रयोग करेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को अपना लेंगे। ठीक है। अब ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है? ठीक है, देखिए कुछ अमीर हैं, तो अमीरों से भी बड़ा अमीर है, उससे भी बड़ा अमीर है, उससे भी बड़ा अमीर है। ठीक है। तो जैसे जैसे अमीरी बढ़ती जाएगी, कर का स्लैब भी बदलता जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं गरीबों, और वो जो पैसा आएगा उसे हम वेलफेयर में लगा देंगे। ठीक है। फिर कह रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश। ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, इन क्षेत्रों में निवेश अगर आप करते हैं, निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है। तो कह रहा है कि इन क्षेत्र में निवेश करने से सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित होते हैं, जिससे आर्थिक विकास में सभी की भागीदारी हो सकती है। ठीक है। दूसरी चीज, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क, मतलब सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क। ये क्या है सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क? तो एग्जैक्टली जो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क है, इसमें कहता है कि प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर द पीपल। ठीक है। मतलब आप हिंदी में देखिए, कह रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापा पेंशन इत्यादि। ठीक है। लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन सच एज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ओल्ड एज पेंशन। ठीक है। फिर कह रहा है कि आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है जिससे नौकरियों का सृजन हो और गरीबों को उचित मजदूरी मिल सके। ठीक है। असमानता के आंकड़ों पर नजर रखना। ठीक है। मतलब कीपिंग एन आई ऑन अनइक्वलिटी मैट्रिक्स। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि असमानता के स्तर को मापने और उसे कम करने के लिए नीतियां बनाने का उपाय करना चाहिए, ताकि ठीक है असमानताएं कम हो सके। ठीक है। आज बच्चों इतना ही हमने ये मैटर दिया है, और उम्मीद करूंगा कि आप इस पर अच्छा करेंगे। ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे हमारे टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं और जल्दी हम इस पर ठीक है मेंस को लेकर आएंगे। अभी मैंने हिस्ट्री पर भी आपको कुछ क्वेश्चन कहा था, परंतु समय अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है क्विकली। ठीक है। हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि आपको हिस्ट्री के भी पोर्शन साथ में लेके चलेंगे। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक, गुड डे।